शुक्रिया। एक आखिरी कॉज उसकी रह गई थी, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड दैट वाज योर मॉनेटरी इन्फ्लेशन। सर वालेकुम अस्सलाम। जी, मॉनेटरी इन्फ्लेशन बेसिकली व्हेन द this type of inflation occurs due to an increase in the money supply. ये मनी सप्लाई के बढ़ने से होती है। ठीक है, और ये बेसिकली किसका ये होता है, शरारत किसकी होती है? द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स more notes to finance government expenditure, or issue new loans through commercial banks. ठीक है, तो जब नोट ज्यादा प्रिंट किए जाते हैं ना, तो क्यों नोट प्रिंट करती है सेंट्रल बैंक? गवर्नमेंट जो है उससे पैसे, गवर्नमेंट के पैसे खत्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट उससे पैसे मांगती है और उसके लिए वो प्रिंट करती है, या फिर वो नए लोन्स को इशू करने के लिए जो है कमर्शियल बैंक के थ्रू सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट करके कमर्शियल बैंक को देता है, और कमर्शियल बैंक जो है लोगों को देता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होती है, दैट इज अ मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिस्ट, जो एक इकोनॉमिस्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिस्ट, मॉनिटरिस्ट बेसिकली इकोनॉमिस्ट है, मनी सप्लाई शुड बी इक्वल टू जीडीपी। वो कहते हैं मनी सप्लाई जो है, इट शुड बी इक्वल टू जीडीपी। व्हेन मनी सप्लाई becomes more than GDP, then monetary inflation occurs, because उनकी टर्म है too much money chases too few goods. सही है? ऑनलाइन नजर आ रहा है? सही? यस सर।
आदम आए नहीं हो यार, अपना टेस्ट ले जाते, आज मैं टेस्ट लेके आया था। सर कितने मार्क्स आए हैं? मार्क्स पे जोर है। या सर आपने मेरा चेक किया? जी जी, मान आपका अच्छा था, 15 है आप, तो कितने में से? 18 में। सही है। आदम 10 है आपके। सही है सर। सर राइटिंग एक्सप्रेशन कुछ ठीक हुआ? थोड़ा सा बेहतर हुआ है, सही लिख सही रही हो, लेकिन थोड़ा सा ना कुछ चीजें लैग करी हैं। वो आओगे तो मैं बताऊंगा आपको ना। आपको भी यार कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे में। आप आओगे ना, मैं आपको ईमान का आंसर चेक कराऊंगा, उसने अच्छा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक। लेकिन 9 तक आ गया उसके। इवैल्यूएशन ईमान थोड़ी सी वीक थी, एनालिसिस अच्छा था, इवैल्यूएशन वीक। ओके सर। ठीक है, समझ आ गई मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो एक थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ज्यादातर आपके जो एग्जाम के अंदर जो ऐसे है ना, आज एएस के अंदर, एएस के ऐसे ज्यादातर आएंगे उसमें से, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश में से। मॉनेटरी इन्फ्लेशन आपकी A2 में ज्यादा है। अभी इसमें देखिए टेक्निकलिटीज हमने नहीं पढ़ी, और टेक्निकलिटीज जो है, मनी सप्लाई इक्वल टू द जीडीपी, ये जो है ये A2 के टॉपिक्स हैं। तो टोटल सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, ठीक है, और मनी सप्लाई का जो सारा कंट्रोल है, ये A2 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको आना चाहिए पता कि मनी सप्लाई से जो होती ये भी देखिए ये भी होती डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है इनडायरेक्टली। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम बहुत सारी और कॉजेज देखते हैं कि मोर एम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेस है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है। यहाँ पे खाली जो रूट कॉज है वो मनी प्रिंटिंग है, और ये भी बैड इन्फ्लेशन होती है यूजुअली, और पाकिस्तान में ये भी एक मेन कॉज है। ठीक है, अलोंग विद द योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई के साथ जो हो रही है, ठीक है, ये दोनों जो है दे आर बेसिकली दे आर द बैड इन्फ्लेशन। चलें आगे, नोट कर लिए। तो कॉजेज हो गई हैं, आगे हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मेजरमेंट है। कॉन्सिक्वेंसेज एंड मेजरमेंट अब कर दूं मैं। ठीक है, पहले मेजरमेंट्स देखते हैं। इन्फ्लेशन मेजर कैसे होती है। यार ये जूम यूजर के नाम से कौन है भाई, अपना नाम बताएं। जी भाई, आवाज आ रही है। जूम यूजर। नाम के साथ ज्वाइन किया करें ना, फिर मैं वाला निकाल दूंगा मैं ग्रुप में से। फिर वो एक बार निकाल दूं ना मैं, तो फिर दोबारा एंटर होना मुश्किल हो जाता है फिर। ओ सर वो मैं हूँ मूसा। मूसा, अच्छा अपने नाम से आया करो ना मूसा। ओके सर सॉरी। ऐसे नहीं पता चलता ना, ऐसे नहीं पता चलता कौन है कौन नहीं। ओके सॉरी सर। चल अभी दें आज, लेकिन कल से, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। There is one method for measuring inflation, and that is the inflation is measured
थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कभी कभी वो बुक्स के अंदर और एमसीक्यूज में उसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई और आरपीआई, सीपीआई और आरपीआई। ये एक मेथड है जो आपने सीखना है, ठीक है। और ये बेसिकली जब हम कहते हैं ना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज measured थ्रू एवरेज प्राइसेस। जी, इसमें ना ये एक मेथड है, इसमें हमने जो है ना इन्फ्लेशन निकालनी होती है। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली इसकी बाय डेफिनेशन जब हम कहते हैं दिस एन एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एवरेज प्राइस का मतलब ये नहीं है कि if thousands or the thousands of goods are produced in country and you are going to take the average price of each and every good, it's not like this। उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को लिया जाता है, हर कंट्री अपनी एक बास्केट प्रिपेयर करता है और उस बास्केट के अंदर जो है वो कुछ गुड्स को एंटर करते हैं, उसको उसको जो है दे आर टेकन इनटू एन अकाउंट। एंड समटाइम वेरी एक्सपेंसिव गुड्स, वेरी लग्जरी गुड्स आर नॉट टेकन इनटू एन अकाउंट, लाइक जैसे हम कहते हैं कोई एयर फेयर है या कार की प्राइस है, दीज थिंग्स आर नॉट टेकन इनटू एन अकाउंट। देखा ये जाता है कि कौन सी ऐसी गुड्स है जिसपे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्पेंडिंग देयर मनी, ठीक है। ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा जो पैसा है वो किन चीजों पे लगाती है, जैसे जनरल चीजें होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में रेल फेयर, एयर फेयर, इस तरह की एयर फेयर नहीं सॉरी रेल फेयर, बस फेयर, पेट्रोल, ये चीजें तो आएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उसमें कुछ फूड आइटम्स हैं तो फूड आइटम्स में बहुत लग्जरी ब्रांडेड फूड्स नहीं आएंगी, लेकिन बेसिक फूड्स को लिया जाएगा। क्लॉथिंग में भी कोई लग्जरी फॉरेन ब्रांड्स नहीं लिए जाएंगे, नाइकी वगैरह नहीं आएगा उसमें, लेकिन लोकल जो बाटा है या सर्विस है शूज उनको लिया जाएगा, लोकल ब्रांड्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी बास्केट बनाई जाती है, ठीक है, एक ऐसी बास्केट बनाई जाती है जिसपे एन एवरेज हाउस होल्ड स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम। वर्ड जो यूज होता है वो कहता है एवरेज हाउस होल्ड। एवरेज हाउस होल्ड का मतलब है एक ऐसी फैमिली जो बहुत ज्यादा ना रिच हो ना बहुत ज्यादा पुअर हो, क्योंकि रिच जो है वो सब जो है वो लग्जरी गुड्स पे स्पेंड करेगा, और जो आपका बहुत पुअर होगा वो सारे का सारा बेसिक नीड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा होगा। तो नीड्स एंड वांट्स दोनों को लेना पड़ता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को लिया जाता है, उसकी बास्केट को मेजर किया जाता है। तो ये टोटल एक सैम्पलिंग टेक्निक है। सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब है कि एक इलाके से एक सैंपल, एक बास्केट बनाई जाती है, फिर दूसरे इलाके से ली जाती है, फिर वो क्लस्टर किया जाता है, और कोई 10, 15, 20 लोगों की जो बास्केट है उसको मेजर करके तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इतना है, ठीक है। तो हर कंट्री अपनी अपनी बास्केट बनाता है। पाकिस्तान की भी बास्केट है जिसमें आई थिंक 2000 डिफरेंट आइटम्स को कंसिडर किया जाता है, सिर्फ 2000 आइटम्स को, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि लाखों के हिसाब से चीजों को नहीं डाला जाता। तो 2000 मेन आइटम्स को डाला जाएगा, बिजली के बिल डाले जाएंगे, एजुकेशन लग्जरी नहीं डाली जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की या स्कूल की वो डाली जाएगी। तो दैट इज बेसिकली योर
सीपीआई। तो सीपीआई का पहली चीज ये है कि जो पहला स्टेप है, आप नोट्स देखेंगे उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गिवन है। तो पहले तो आपने एक बास्केट एज्यूम करनी है, और वो बास्केट किसकी होगी? वो बास्केट होगी एवरेज हाउस होल्ड की, और उस एवरेज हाउस होल्ड की जो बास्केट के अंदर जो चीजें हैं उनको वो लिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम बास्केट बनाते हैं, तो हम अपना हमारा जो हाउस होल्ड है, सपोज वो फूड पे पैसा स्पेंड करता है, नंबर 2 हाउसिंग पे पैसा स्पेंड करता है, ठीक है, नंबर 3 वो फूड हाउसिंग है, उसके अलावा वो फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग पे पैसा स्पेंड करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड करता है, और यूटिलिटी बिल्स पे स्पेंड करता है, ठीक है। सपोज उसकी बास्केट में ये 5 चीजें हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है, तो 5 चीजें हैं। तो बास्केट में हमने 5 चीजें कंसिडर की, फूड, हाउसिंग, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी बिल्स। अब इसमें जो दूसरा जो चीज है, जो दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में देखिए बास्केट ऑफ एन एवरेज हाउस होल्ड is taken into an account, and we are going to add those goods on which that household spends his income, ठीक है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेट। वेट क्या है? इट्स अ proportion ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ईच गुड। वेट केस स्टडी में भी बहुत ज्यादा आता है, वेट को अंडरस्टैंड करना है। वेट ये बताता है कि इस बास्केट में, मेरी सपोज बास्केट है, इस बास्केट में मैंने जो चीजें मैं परचेज कर रहा हूं, मैं हर एक पे कितनी इंपॉर्टेंस है, हर हर प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? वेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा एक्यूरेसी दिखाएंगे आपकी इन्फ्लेशन का। उसकी रीजन क्या है? मैं फॉर एग्जांपल, बिजली बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी, सपोज 50% महंगी हो गई है बिल। अब वो 50% महंगी होगी तो इसका मतलब कि अफेक्ट इन्फ्लेशन पे 50% आएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है। हो सकता है मैं बहुत कम पैसे स्पेंड करता हूँ बिजली, मैं अपनी इनकम बहुत कम स्पेंड करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली महंगी तो हो गई है, बट हो सकता है मैं 10% स्पेंड करता हूँ अपनी इनकम का। तो जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम है ना, कि मैं कितने परसेंट अपनी इनकम का इन चीजों पे स्पेंड करता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो बताता है कि जैसे मैं अगर कहूँगी मैं फूड पे मैं अपनी 40% इनकम लगाता हूँ, अब इन्फ्लेशन कब ज्यादा होगी? जब फूड महंगी होगी, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। बिजली अगर मैं 10% अपनी इनकम लगाता हूं, तो बिजली अगर 50% भी महंगी हो जाए तो उसका अफेक्ट इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमने इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम वेट को देखते हैं। वेट इज बाय डेफिनेशन इट इज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम एन एवरेज हाउस होल्ड स्पेंड्स। प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, उस 1 लाख रुपए में से मैं 40,000 रुपया फूड आइटम्स पे लगाता हूँ, घर का राशन माशन ये वो सारा। तो 1,40,000, 1 लाख का कितने परसेंट बन जाएगा? 40%। तो मैं ये वेट मेरा फूड पे होगा 40%, ठीक है। इसी तरीके से हाउसिंग है, मेरा जो रेंट है घर का, फॉर एग्जाम्पल मैं 30,000 रेंट देता हूँ, 1 लाख में से 40,000 खाने पे लग गया, 30,000 रेंट पे लग गया, तो 30% हो गया, बाकी में बस 70,000 रुपये रह गए, ठीक है। तो उसमें देखें मैं हो सकता 5% मैं क्लॉथिंग पे लगाऊं, ट्रांसपोर्टेशन पे मैं 10% लगाऊं, और 15% मैं यूटिलिटी बिल्स पे लगाऊं। अब ये वेट है, यानी इसमें 70,000 में से 5,000 मैं कोई कपड़ा शपड़ा ले लूं, 10,000 के मैं पेट्रोल या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करूं, और 15,000 में मेरे बिल आते हैं। अब इन्फ्लेशन कब ज्यादा नजर आएगी आपको? जब फूड महंगी होगी या हाउसिंग महंगी होगी, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है। कपड़ा महंगा होने से, क्लॉथिंग एक्सपेंसिव होने से, जूता अगर बाटा अगर 3,000 से 5,000 रुपये चला गया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट डबल, लेकिन उसका अफेक्ट नहीं आएगा इन्फ्लेशन पे, बास्केट पे, क्योंकि थोड़ा आएगा अफेक्ट, ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 5% वेट, ठीक है। तो वेट
दो तीन चीजें बता रहा है. इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी इन द बास्केट. नंबर 2, proportion of income spent by the household. Or number 3, higher weight mean more impact on the inflation rate in case of a rise in the price. तो ज्यादा वेट ज्यादा इफेक्ट. जी ठीक है. ऑनलाइन समझ आई बात यहां तक? सर जी सर. ठीक है. अब देखें तो पहले हमने ली बास्केट, उसके अंदर चीजें ले ली, उसकी फिर उस बास्केट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन ले ली, कितने प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड कर रहे हैं. और तीसरी चीज हमने इसमें लेनी इंडेक्स. अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स भी अंडरस्टैंड करना जी. इंडेक्स इज द चेंज इन द प्राइस. अब ये ना बुलेट प्रूफ पर्दे लगाने पड़ जाए, ठीक है? अगर आवाज हल्की रखनी है, मैंने पर्दे लगा दिए हमने. नहीं नहीं, पर्दे नहीं खोलने, लाइट डाउन करूँ. और कौन है वो क्यों पीछे? सर? और नहीं वो यहाँ पे वो क्लास पढ़ने लगा है, हमने क्लासरूम को चेंज किया थोड़ा सा, पर्दे शर्दे लगाए. सत्य याद है बच्चे, ये सही पर्दा पीछे कर दो, आए कर दो. सर सिर्फ पर्दे लगाए हैं सर. नहीं पर्दे लगाए हैं, डिजाइनिंग भी की है बड़ी, डेकोरेशन सर भी तो की. ये बताएं विंडोज का बुलेट प्रूफ एंड बॉम्ब प्रूफ कर रहे हैं. और मेरा ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे बॉम्ब का असर नहीं होता, बॉम्ब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. सर बंकर बनाना लाजमी है सर, आजकल पता भी नहीं चलता. सही बात. ठीक है चले. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स जो है वो बेसिकली इट्स अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस. अब आप आते हैं असल चीज की तरफ. ये तो हमने वैसे एक ड्रामा किया ना, ये बास्केट है उसमें वेट कितना है. असल चीज ये है, लास्ट ईयर से और इस साल में किसी भी गुड, ये जो गुड्स हैं हमारे सामने, इनकी प्राइस में कितना चेंज आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ये रोटी की जो नान था लास्ट ईयर 20 रुपए का, अभी हो गया 25 रुपए का. अच्छा नहीं, 15 रुपए का था, चले अभी हम 20 रुपए रखते हैं. 20 का था, इस साल 25 का हो गया. 20 से 25 पे जाने का अगर आपसे कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द प्राइस ऑफ द रोटी, 25%. 20 से 25 पे जाएगा 25% प्राइस है. 25%. ठीक है. तो हमने क्या करना होता है, ये इसमें टेक्निक क्या है कि आप पहले एज्यूम ये करते हैं कि इंडेक्स जो है ना, इसका एक नंबर हमेशा 100 लेते हैं. हम ये एज्यूम करते हैं कि इंडेक्स का नंबर 100. ठीक है. अब अगर नान हो गया है 25% महंगा, तो जितने परसेंट महंगा होता है उतना 100 में ऐड कर देते हैं, 125. ठीक है. अच्छा, मेरे लैंडलॉर्ड ने 10% किराया बढ़ा दिया, रेंट जो है वो 10%, तो वो मैं 110 ले लूँ जी. अच्छा, क्लॉथिंग की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हुई. कपड़ा जितने का तो उतने का ही है, उसको हम एज इट इज 100 ले लेंगे. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल सस्ता हो गया, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? पेट्रोल सस्ता हो गया बाय 5%. तो वो जब सस्ता होएगा ना, जितने परसेंट से उतने परसेंट से आपने 100 में से माइनस कर देना. ठीक है. और बिजली के बिल 20% महंगे हो गए, 120 सर. 120. बस ये काम है, ये गिवन होगा, प्राइस चेंज आपको गिवन होगा. सर ठीक है. बस अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. 125 का 40% लेंगे तो कैलकुलेटर निकालेंगे तो 50 आ जाएगा. 110 का 30% इज 11 3 33 आ गया. 100 का 5% इज 5. 95 का 10% इज 9.5. और 120 का 15% इज 18. अब इसका आपने सम लेना है. तो ये 115.5 जो है, ये आंसर जो आ रहा है, ये जो इस प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ दिस ईयर, या इसको हम कहते हैं सीपीआई.
ये बास्केट की प्राइस है और ये सीपीआई है इस साल का। हाँ, वेट उसका सम जो है वेटेड वो सीपीआई होता है। बस ये नंबर निकालना होता है हमने। जब ये नंबर हमारे पास आ गया तो हमने लास्ट ईयर कितना ज्यूम किया था 100, तो 115 माइनस 100 करेंगे ना तो 15.5% इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट 15.5% आ गया। सर इस वक्त पाकिस्तान का आपने कहा था 27% इन्फ्लेशन रेट। जी 27% है। और अगले साल एक्सपेक्ट करें कि सर अगले साल पहले ही पहुंच 18.5% एक्सपेक्ट करें। कम होगी। कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन फिर भी होगी लेकिन 18.5% होगी। 100 की चीज 127 पे होगी इस साल, अगले साल 18.5 पे तो 127 का 18.5 लेंगे आप, तो ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ये वर्ड नहीं यूज करना, कम। ये इंडेक्स वो डिसइन्फ्लेशन कहते हैं जब पिछले साल से कम होती है। आप क्या, ये मैं एक इसकी इनका क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या कह रहे हो? किसी अगर तो चाहिए नहीं, ऐड क्या मतलब होती है? वो देखेंगे ना, वो एक वो रेट है ना, ये सीपीआई की बात नहीं करो, सीपीआई नहीं बात हो रही, सीपीआई तो हो रहा है। यानी हमने निकाला 15.5% इन्फ्लेशन, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये हमने निकाला 2023 में। अगले साल फिर हम यही वाला मेथड यूज करेंगे, यही वाला मेथड यूज करेंगे। उसमें हमारा इन्फ्लेशन रेट जो आएगा ना वो सपोज आता है 12%। अब ये इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ। हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी नहीं आती ना। सच में ज्यादा होती, कम होती? सच में ज्यादा होती है, सच में बहुत ज्यादा। जहां जहां से हम चीजें परचेज करते हैं ना वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। असल में एक्यूरेसी इसलिए नहीं आती कि जो गवर्नमेंट है वो ये इनको चेंज कर देती है। अगर वो देखती है जैसे वो कह रहे हैं नान 15 से 25 का हो गया, बहुत महंगा हो गया, उसको वेट थोड़ा डाल देगी। और पेट्रोल सस्ता हो गया ना 330 से 260 पे हो गया, उसको ज्यादा वेट डाल देगी, तो ओवरऑल फिर कम रेट शो होगा ना। पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो ये काम करती है ना। तो एक्यूरेसी जो है सीपीआई के अंदर वो क्वेश्चनेबल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन अभी जो उसके क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा था ना, जो पहले मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर कर रहा था कि इसी मेथड से हम अगले साल निकालेंगे तो 12% आएगी। तो ये हम ये जब कहेंगे ना कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, ये गलत है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। इन्फ्लेशन क्यों कम नहीं हुई कि 100 रुपए की चीज कितने की होगी थी? 15.5 की थी, 115 की होगी। अगले साल 115 के ऊपर 12 लगेगा, 115 के ऊपर 12 लगेगा तो चीज कितने की हो जाएगी? वो ऑलमोस्ट जो है वो जो है क्या कहते हैं वो उस पर हो जाएगी 127 128 की हो जाएगी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। तो इसलिए कहता है इन्फ्लेशन कम नहीं होती, रेट जब कम होता है उसको इन्फ्लेशन कम नहीं कहते, उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस कम होती है डिफ्लेशन में खाली, वो भी जाके हम आगे करेंगे, बोले कल करवाऊंगा। जी जी हमजा क्या पूछ रहे हो आप, हाथ खड़ा किया हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि हाइपर इन्फ्लेशन जो होती है वो सर उसमें क्या होता है, और कोई हमारे पास मतलब इस वक्त
मॉडर्न या पुराने एरा में सर कोई एग्जांपल थी कोई इकोनॉमी जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन हुई हो? हाइपर इन्फ्लेशन इसमें हुई ना, जिम्बाब्वे में हुई थी। अभी आजकल वेनेजुएला और वेनेजुएला शायद फेस कर रहा है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होती है 50% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट 50% से ज्यादा चला जाता है एक साल में, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इज हाइपर इन्फ्लेशन आ जाते हैं, केस स्टडी में आ जाते हैं। एक दफा जिम्बाब्वे का केस स्टडी आया हुआ है इसमें हाइपर इन्फ्लेशन पे। हाँ, केस स्टडी में आया है। वैसे हाइपर इन्फ्लेशन में उसने कुछ नहीं था, हाई इन्फ्लेशन का वर्ड वो यूज करता है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में पर्टिकुलरली नहीं आता। लेकिन एक दफा उसने केस में उसे बताया, पूछ लिया था डेफिनेशन व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। So hyperinflation is when the inflation rate is more than 50% over a year. And those hyperinflation में it is very difficult to, money will lose its value, so money cannot be used to buy the goods and services. बहुत ज़्यादा high inflation हो जाती है। हाँ, प्रिंटिंग ऑफ मनी, जो मॉनिटरी इन्फ्लेशन से ज्यादा होती है हाइपर इन्फ्लेशन, जब मनी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह चीजें, कुछ थोड़ी थोड़ी रहती हैं, वो कल हम करेंगे। लेकिन अभी जो समझने वाली चीज थी ना, जो अभी ये सबक पूछ रही थी कि आरपीआई की लिमिटेशंस भी हमने बतानी होती है, सीपीआई आरपीआई की। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है वो ये है कि एक तो इसके अंदर वेट्स हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो मैनिपुलेट कर लेती है, मैनूवर कर लेती है, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। क्योंकि देखें, असल में जो ये वाली गेम है ना, इंडेक्स की तो रिटेल मार्केट प्राइस है ना, वो तो जो मार्केट में बिक रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। असल में गेम यहाँ चलाई जा सकती है, जो चीज सस्ती हो रही है या जिसकी प्राइस नहीं बढ़ रही उसको वेट हाई दे दें, और जो चीज जो है ना, क्या कहते हैं, महंगी हो रही है उसको वेट कम दे दें, ताकि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ये ना लगे कि 50% होगी, वरना लोग पकड़ के मारेंगे गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट इसमें वो करती है। एक तो इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सैम्पलिंग पे बेस कर रहा है। सैम्पलिंग में हमें तो ये कहा जाता है कि 27% इन्फ्लेशन है, लेकिन जहां पे मैं चीजें परचेज करता हूँ या आप लोग परचेज करते हैं, हमें लगता है कि 100% इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल प्राइस होगी हर चीज। बिजली का बिल हमारा 16-17 हजार आता था, अब जो है ना 40-50 हजार रुपया आ रहा है। पेट्रोल जो है वो अगर हमें महीने में वो 20 हजार का लगता था, 50 हजार का लगता है गाड़ी में, ठीक है। ये क्या है, दिस इज मोर देन 100%। तो जो बास्केट गवर्नमेंट ने लिया, हमें क्या पता कौन किसकी ली है, वो शायद मोटर बाइक वाले की ली हो, ठीक है, जो बिजली का बिल 300 यूनिट से कम है जिसका, और जो खाली मोटर बाइक पे फिरता है। तो गवर्नमेंट तो जो इन्फ्लेशन है वो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कैलकुलेट करनी है ना, तो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं ये बड़ा, और उसी को जनरलाइज कर रहे हैं कि जी बस ये दाल इतनी महंगी हुई है, रोटी इतनी महंगी हुई है, तो ओवरऑल 27% इन्फ्लेशन है। तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ना, ये भी बाज दफा रिलायबल नहीं होती। और फिर जो डाटा आपका जो कलेक्शन हो रही होती है, तो वो भी रिलायबल होता है कि डाटा कलेक्शन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं, और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है, हाउ कॉम्पिटेंट दे आर, ठीक है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के, ठीक है, आरपीआई और सीपीआई से। तो ये भी उसमें लिखे हुए हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप डबल साइड जो है ना फिर आपको उसको लिखना होता है। तो लिमिटेशन मेरे नोट्स में है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। बस ये हो गया, छोटी छोटी चीजें और रह गई, कॉन्सिक्वेंसेज रह गए, और ये जो हाइपर इन्फ्लेशन और ये इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, ये जो है ना फिर कल कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ 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 हाँ, उसमें मुझे वैसे की करो ना, वीकेंड से पहले दे दिया करो ना, ठीक। ठीक है जी, ऑनलाइन। सर आपने कहा था ये जो एंड पर बोला था ना कि अगर अगले साल इन्फ्लेशन रेट मतलब 13% है और इस दफा 22 या कोई भी परसेंट होगी, तो अगले साल कम नहीं होगा, वो किस तरह हुआ है? इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन हाँ, कम नहीं होगी ना बिस्मा। वो कैसे इन्फ्लेशन सर? तो देखो, वो इसलिए कि अभी आपने इस साल अगर 100 रुपए की चीज को 20% पे 120 पे ले गई हो, जी ठीक है सर। ना, उसके हाँ, अब 120 के ऊपर 13% एक्स्ट्रा लगा है ना। 100 पे नहीं लगेगा? नहीं, 100 पे नहीं, 100 तो पिछले साल की पुरानी बात होगी ना।
हाँ वो पुरानी बात होगी, तो इस हाँ साल 3% 120 पे और लगेगा। और लगेगा, तो इसलिए वो इन्फ्लेशन नहीं होती, इन्फ्लेशन ही होती है, ये इन्फ्लेशन कम नहीं होती। इन्फ्लेशन रेट कम होता है लेकिन चीज फिर भी ज्यादा महंगी हो हाँ जाती है। हाँ हाँ, जी जी। ठीक है, ठीक है, यही पूछना था सर। ठीक है। और सर आप जो बाकी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आप मुझे फिर बाद में भेज दीजिएगा, अभी मैं ये कर लेती हूँ ना, जब ये जी खत्म जी हो जी जाएगा फिर मैं वो कर लूंगी। ठीक है। जी जी, वो इसलिए मैंने भेजी है कि वो जो है ना, पहले आप मिक्सअप हो जाएगी ये ना कर, सारी, पहले आप ये मैक्रो करें, फिर जब ठीक माइक्रो है, की तैयारी करोगी ना, फिर मुझे बताना, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो